हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं चैप्टर 12 लेकर के आपके पास आया हूँ। चैप्टर 12 का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। कैसा लगता है ये शीर्षक? एक्चुअली में ये जो टाइटल है ये एक यात्रा संस्मरण है। इसे इंग्लिश में हम लोग ट्रैवलॉग कहते हैं। तो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जब उन्होंने एक जगह की यात्रा की थी तब ये फीचर लिखा था कि हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। जगह का नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा आपके मन में क्यूरिसिटी बनी रहेगी, तो आप ज़्यादा अच्छे से सुनोगे, समझोगे कि वो कौन सी जगह है जिसे उन्होंने हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान कहा है। मैंने आपको बताया कि इस तरह के लेख को लिटरेचर में हम लोग यात्रा संस्मरण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं ट्रैवलॉग। आप लोगों को भी जब कभी भी आप कहीं यात्रा करते हो तो आपको ट्रैवलॉग लिखने चाहिए, है ना? ओके, चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार को ज़रा से बता दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस चैप्टर के बाद में अपना कमेंट ज़रूर लिखना कि ये चैप्टर मैंने कैसे तुम्हें एक्सप्लेन किया है, तुम्हें अच्छा लगा या नहीं। इस चैनल पर तुम्हें तुम्हारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, समरी मिलेगी, सॉल्यूशंस मिलेगा और भी बहुत सारा कुछ। अभी फ़िलहाल हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो दिनकर जी लिखते हैं कि यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। ओहो, तो ये तो डिस्क्लोज हो गया ना कि कौन सी जगह है। जगह का नाम है मॉरिशस। तो एक्चुअली में इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने मॉरिशस की यात्रा संस्मरण को लिखा है कि कैसे कैसे उन्होंने मॉरिशस की यात्रा की, उन्हें वहाँ क्या दिखा। तो शायद उन्होंने मॉरिशस को ही छोटा सा हिंदुस्तान कहा है। वो कहते हैं कि इधर से जाते समय नैरोबी, नैरोबी कहाँ है तो वो केन्या का है। तो जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस की भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। तो बड़े दिलचस्प अंदाज में उन्होंने अपना ये यात्रा संस्मरण लिखा है ना? क्या कह रहे हैं वो कि मॉरिशस में रहने वाले भारतीय लोग और अफ्रीकन लोगों से मिलने से पहले उन्होंने क्या सोचा कि हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए, अर्थात अफ्रीका में ज़रा सा घूम लेना चाहिए और वहाँ पर जो ऐसे जंगल होंगे जहाँ पर शेर रहते होंगे उनके दर्शन कर लिए जाएं, उन्हें देख लिए जाएं। तो जहाज़ दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, अतः हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने चले गए। तो नेशनल पार्क समझ रहे हो ना बच्चों? नेशनल पार्क वो जगह होती है जहाँ पर हम किसी जानवर को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने की सारी व्यवस्था रखते हैं। नेशनल पार्क सरकार के द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं। उस जगह में आप घूम सकते हो, है ना, लेकिन उसमें आप शिकार नहीं कर सकते, शिकार की मनाही होती है। तो हमारे देश में भी कई सारे नेशनल पार्क हैं। इसमें से एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नैनीताल के पास रामनगर में है, उत्तराखंड में। मैंने वो जगह घूमी हुई है। और वो किस चीज़ के लिए ख़ास बात है? तो वहाँ का ख़ास बात है कि वहाँ उन्होंने बाघों को रहने की पूरी आज़ादी दी है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। तो बाघ अगर वहाँ हैं उस नेशनल पार्क में और सरकार ने इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया हुआ है, तो आप घूम तो सकते हो लेकिन आप शिकार नहीं कर सकते। वैसे भी शिकार करना गलत बात है। गलत बात है ना? बिल्कुल गलत बात है। तो लेखक नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। अब आगे की जो जानकारी होगी वो नैरोबी के नेशनल पार्क की होगी।
वो क्या कहते हैं लेखक जी, दिनकर जी कहते हैं कि नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। चिड़ियाघर तो छोटा सा होता है। आप लोगों में से किन किन बच्चों ने चिड़ियाघर घूमा हुआ है? जिन बच्चों ने चिड़ियाघर घूमा हुआ है वो चाहे तो चिड़ियाघर का नाम मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और किस साल में घूमा था ये भी मुझे लिख करके बताना। तो यहाँ हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं कि एक नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है। क्या दोनों एक जैसे होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं? कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है? ओके। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है। तो ये बात बताई जा रही है नेशनल पार्क के बारे में कि नैरोबी शहर के बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक हैं और पेड़ बहुत कम हैं। क्या ज़्यादा है वहाँ पे? घास अधिक है। लेकिन जंगल में सर्वत्र, है ना, एवरीवेयर, हर जगह पे अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियाँ उन पर दौड़ती ही रहती हैं। तो पर्यटकों का मतलब क्या है? पर्यटक किसे बोलते हैं हम लोग? टूरिस्ट। जो घूमने जाते हैं ना वो हो गए पर्यटक। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। तो शेर का साइनोनिम है सिंह। एक जगह सड़क पर दो मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते हैं। अतएव, अतएव का मतलब है इसलिए, सो दैट, देयरफॉर, है ना, इसलिए। मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। बड़ी दूरी तय करने के बाद में, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह, शेर उस दिन आराम कर रहे थे। है ना, मैंने आपको बताया ना सिंह का साइनोनिम क्या है? लायन, शेर। तो एक्चुअली में हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी इस नेशनल पार्क में शेर के दर्शन करने गए थे, इसीलिए उन्होंने लिखा था कि शेर से मुलाकात करने गए थे। वहाँ जो कुछ देखा वो जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। ऐसी अविस्मरणीय बात कि जन्म भर नहीं भूलेंगे। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए हैं। अरे वाह! कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर करके 8-10 मोटरें खड़ी थीं। तुर्रा ये कि सिंहों को ये जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों और शीशे चढ़ा करके उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हों। तो यहाँ पर दिनकर जी ने बड़े सुंदर क्लासिकल हिंदी का इस्तेमाल किया है, दृष्टिपात, है ना। दृष्टिपात का मतलब है दृष्टि पड़ना, नज़र पड़ना। और एक और शब्द है तुच्छाति तुच्छ। तुच्छ शब्द का मतलब क्या होता है? तुच्छ का मतलब होता है निचले दर्जे का। निचले दर्जे का, है ना। तो तुच्छाति तुच्छ मतलब नीचे से भी नीचे दर्जे का। ऐसे लिखा उन्होंने सिंहों के बारे में कि सिंहों ने मनुष्यों के बारे में क्या सोचा कि अरे ये तो बड़े तुच्छ जीव हैं, निचले दर्जे के जीव हैं, तो इनको क्या देखना। तो सीन कुछ ऐसा रहा होगा कि वहाँ पर 7-8 सिंह लेटे होंगे, बैठे होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे, लेकिन मूवमेंट में नहीं थे, स्थिर थे, वहीं पर एक ही जगह पर थे, ज़्यादा चहलकदमी नहीं कर रहे थे। और जो टूरिस्ट की गाड़ियाँ थी वो उनके चारों तरफ में वहाँ पर रुकी हुई थी और सब ने अपने शीशे बंद किए हुए थे और शीशे से दर्शन कर रहे थे इन शेरों का। लेकिन शेरों ने इन टूरिस्ट की तरफ में देखने की
कोई कोशिश नहीं की। जैसे उन्होंने ना इनको काफ़ी तुच्छ समझ लिया हो कि यार ये तो बड़े निचले दर्जे के जानवर हैं, इनको क्या देखना। इसीलिए आगे उन्होंने इस चीज़ को और एक्सप्लेन करते हुए लिखा है कि उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हों, ऐसा लिखा है। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इसी बीच एक सिंह ने उठ करके जम्हाई ली। जम्हाई कब लेते हैं लोग? जब सो करके उठते हैं, है ना, सो कर उठते हैं। सो करके उठते हैं तो जम्हाई लेते हैं, और जब सोने के लिए नींद आती है तो उसे बोलते हैं उबासी। दूसरे ने देह को ताना, अपना शरीर सीधा किया, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। तो ये भी यहाँ पर व्यंग्य की भाषा इस्तेमाल की है दिनकर जी ने। खरपात आप समझते ही हो, घास फूस, ऐसे घास फूस जो बेमतलब के उगे हुए हों। और बदतर है ना, ये निचले दर्जे का। ऐसा मतलब सारे टूरिस्ट सिंहों को काफ़ी क्यूरिसिटी के साथ में देख रहे थे, उन्हें बहुत प्रीसियस समझ रहे थे कि क्योंकि वो तो इन शेरों को ही देखने गए थे वहाँ पे। लेकिन सारे के सारे शेर वहाँ पर बिल्कुल बेपरवाह, लापरवाह और ऐसे ही पड़े हुए थे, और उन्होंने कोई भाव ही नहीं दिया इन सारे टूरिस्ट को। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरनों का एक झुंड दिखाई पड़ा। इस चैप्टर में 2 बार हम लोगों ने मील शब्द सुना है। तो आप सब जिन बच्चों को मील और किलोमीटर के बीच में अंतर नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूँ। 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, है ना। कई सारे देशों में जैसे कि अमेरिका में अभी भी डिस्टेंस के लिए वो लोग मील का इस्तेमाल करते हैं, माइल का इस्तेमाल करते हैं। और कई सारे देशों में लोग किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे यहाँ किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि 1 मील इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो इन्हें कोई मील भर की दूरी पर 1.6 किलोमीटर की दूरी के लगभग में हिरनों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए, तो 2 और 2 4 हो गए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़ कर के एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के पीछे छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। तो मोर्चे पर आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या है कि शेरों को शिकार की सूझी, है ना। तो वो या तो हिरन का शिकार या फिर जिराफ का शिकार करने को आगे बढ़े होंगे। इसीलिए लिखा है कि सिंह मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। अब हिरनों की झुंड ने ताड़ लिया। ताड़ लिया का अर्थ ये है कि अंदाज़ा लगा लिया, गेस कर लिया, है ना, एंटिसिपेट कर लिया कि लगता है सिंह उनके ऊपर में हमला करने ही वाले हैं। तो हिरनों की झुंड ने ये ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है, अतएव वे घास चरना भूल करके बिल्कुल चौकन्ने हो उठे, एकदम से अलर्ट उठे, है ना। अलर्ट होने पर क्या होता है ना, इनके कान ऐसे तन जाते हैं जैसे इधर उधर की टोह लेने की कोशिश कर रहे हों। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूट करके कुछ हिरन एक तरफ बढ़ गए होंगे। अभी बताता हूँ कि क्या हुआ होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन डिस्कस किया है यहाँ पर कि किस तरीके से सिंह हिरनों के झुंड पर हमला करने वाले हैं, है ना। तो वो चरना भूल करके चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूट करके कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। तो जो जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे, सोच समझ ही नहीं पाए कि वो इधर भागें या उधर भागें, तो उनकी तो सामत आने वाली है। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे, और सहज प्रवृत्ति हिरनों को ये समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है।
तो अब ये बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझ करके एक गोल में क्यों खड़े थे। गोल में थे, ग्रुप में थे, है ना। तो लेखक आगे लिखते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। रक्तचाप मतलब ये जो इस तरह का एक्साइटिंग सीन देखा उन्होंने, तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, है ना। उनकी दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी कि भगवान जाने अब क्या होने वाला है। अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। ओहो। तो उन्होंने शिकार वाला सीन देखने की जहमत नहीं उठाई और वो घर लौट आए। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े। BOAC हवाई जहाज़ की कोई कंपनी होगी, एयर ट्रैवल की कंपनी रही होगी। जहाज़ नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान, निरंतर कंटिन्यूअस के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तो रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, है ना। तो देखो, आप एक एक लाइन में ये देखने समझने की कोशिश करो कि रामधारी सिंह जी दिनकर जी ने अपना यात्रा वृत्तांत, है ना, अपना यात्रा संस्मरण कितने अच्छे से डिस्कस किया है। एक एक बातों को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे दिनकर जी के साथ साथ हम लोग भी मॉरिशस की यात्रा पर हैं। इतने अच्छे से लिखा है। तो रात के लगभग 10 बज रहे थे, रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देख करके यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। तो अब हम लोग ये जानकारी हासिल करेंगे इस यात्रा संस्मरण को पढ़ करके कि आखिर किन किन चीज़ों को देख करके दिनकर जी को ऐसा लगा कि ये मॉरिशस मॉरिशस नहीं है, ये एक छोटा सा भारत है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। अब आगे वो मॉरिशस द्वीप, एक्चुअली में वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो उसकी जोग्राफिकल कंडीशन को बता रहे हैं, जोग्राफिकल पोजीशन को बता रहे हैं कि मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है। तो मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण, है ना, 20 डिग्री साउथ, है ना। और देशांतर रेखा, तो आप लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जानते हो या नहीं। देशांतर रेखा, तो देशांतर हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड को। तो देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर में बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई कितनी है, जब तक मैं ये पेज पलटता हूँ तब तक आप सब बच्चे अंदाज़ा लगाओ कि मॉरिशस आखिर कितना बड़ा है। ये हमारे भारत के सबसे बड़े स्टेट राजस्थान कितना बड़ा है, यूपी कितना बड़ा है, बिहार कितना बड़ा है, आखिर कितना बड़ा है, अभी पता लगाते हैं। तो कहते हैं कि मॉरिशस की लंबाई 29 मील है। कितनी है? 29 मील। और चौड़ाई कोई 30 मील है। तो जब भी हम लोगों को किसी चीज़ की लंबाई नापनी होती है तो लंबाई अक्सर ऐसे होती है, लेफ़्ट टू राइट, और चौड़ाई कैसे होती है, ऊपर से नीचे, है ना, टॉप टू बॉटम। तो ये जो जगह है इसकी लंबाई 29 मील है और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा, रकबा का मीनिंग है एरिया, क्षेत्रफल। अभी थोड़े दिनों में जब आप मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे ना कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा स्क्वायर के शेप में है, लेकिन आइलैंड है, तो आइलैंड कहीं पर पतले होते हैं, कहीं पर मोटे से होते हैं। तो मॉरिशस का एरिया कितना है? 720 स्क्वायर मील। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है ना। तो हिंद महासागर में अगर हम ऊपर से एरियल व्यू देखें, अंतरिक्ष से देखें, तो ये ऐसा लगता है जैसे कि एक मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। भारत समुद्र कौन सा है? हिंद महासागर। इसी को कभी भारत समुद्र भी कह रहे हैं। तो मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर
नहीं है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई और बड़ी अच्छी बात हो गई कि ये पूरा का पूरा आइलैंड है, चारों तरफ में समुद्र ही समुद्र। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। ओहो, तो वहाँ की आबादी में भारतीय लोगों की बहुलता है। वहाँ 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम क्या क्या हैं पता है? कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई हैं। तो इतना भारतीय है मॉरिशस। पहली बात कि वहाँ जो जनसंख्या है वो 67% जनसंख्या जो है वो भारतीय है। दूसरी बात क्या कि इस 67% में से भी कुल आबादी में से 53% लोग हिंदू हैं। ये हिंदू हो गए और ये भारतीय हो गए। तो इतने सारे भारतीय लोग और उनमें भी हिंदू लोगों की बहुलता, और उन्हें भारत से इतना प्रेम है कि उन्होंने अपनी राजधानी का नाम है पोर्ट लुई, उसमें जो स्ट्रीट्स हैं ना उनके नाम उन्होंने भारतीय शहरों के नाम पर रखे हैं, जैसे कि कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई। ये देखो कितना सुंदर सीन है। तो ये है आइलैंड्स का कलेक्शन। हाँ, इतने सारे आइलैंड इतनी दूरी में जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, एक आइलैंड इसमें यहाँ पे है, एक दूसरा आइलैंड यहाँ पे है, एक तीसरा आइलैंड यहाँ पे है। तो बिल्कुल समुद्र के बीच में है। समुद्र का पानी कितना प्यारा दिख रहा है। और ये जो आप इस तरह से डॉट्स देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे स्ट्रिंग्स, ये सब के सब बोट्स होंगे। यहाँ भी ये बोट्स हैं। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर लोग काफ़ी घूमने के लिए जाते हैं। आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आप एक बार मॉरिशस ज़रूर घूमो। और आगे कवि ने बताया, लेखक ने बताया कि वहाँ पर एक मोहल्ले का नाम काशी भी है। काशी, वही बनारस। तो मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है, ब्रह्म स्थान भी है ना। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को, मिडिल स्कूल्स को कॉलेज कहने का रिवाज है। तो इतनी सारी भारतीयता वहाँ मौजूद है। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। तो देखो, जब बात हम लैंग्वेज की कर रहे हैं तो वहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, लेकिन कल्चरल लैंग्वेज है ना वो फ्रेंच है। तो वहाँ के लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं। लेकिन जब वहाँ पर रहने वाले लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं तो हिंदी का भी काफ़ी प्रचार है वहाँ पे। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई। लेकिन बोली, क्षेत्रीय भाषा, लोकल लैंग्वेज क्या होगी? तो उस लोकल लैंग्वेज का नाम है क्रेओल, और क्रेओल का फ्रेंच से काफ़ी कनेक्शन है। तो देखो, मॉरिशस में लोग कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? सो दे यूज टू स्पीक हिंदी, इंग्लिश, फिर उन्हें फ्रेंच भी आता है ना। और लोकल लैंग्वेज की बात कहें, क्षेत्रीय भाषा, जिसे लोग आम बोलचाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो उसका नाम है क्रियोल, है ना। भोजपुरी भी इस्तेमाल करते हैं वो। और भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी भाषा यहाँ इंडिया में बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। जैसे मैं जिस जगह पे हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार में, तो यहाँ पर भी भोजपुरी वज्जिका बोलते हैं। क्रियोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। ये बात भी उन्होंने बताई। क्रियोल फ्रेंच से काफ़ी मिलता जुलता है और भोजपुरी हिंदी से काफ़ी मिलता जुलता है।
और क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं या उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले जो चीनी हैं ना, चाइनीज़ लोग, वे भी भोजपुरी खूब बोल लेते हैं। अब चाइनीज़ लोग भोजपुरी बोलते हुए कैसे लगेंगे, ज़रा अंदाज़ा लगाओ। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं, इतने सारे नाउन और नाउन क्लॉज घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। कहने का मतलब उनकी जो भाषा है, जो रीजनल भाषा है, उसमें भोजपुरी के साथ साथ फ्रेंच वर्ड भी मिले हुए हैं। उन दोनों की खिचड़ी बन गई है ये भाषा, प्लस फ्रेंच। मॉरिशस में ऊख की खेती, ऊख किसे कहते हैं, शुगर केन, गन्ना, और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वो भारतीयों के कारण मिली है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर शुगर मिल्स हैं, चीनी मिलें काफ़ी सारी हैं। मुझे पहले से पता होता तो मैंने वहाँ की चीनी मिल में भी काम किया होता, क्योंकि मेरे पास में 1995 से 2020 तक 25 इयर्स चीनी मिलों में, शुगर मिल्स में काम करने का एक्सपीरियंस है ना। और ये मैंने काम किया है बिहार और यूपी की शुगर मिल्स में। तो मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख और एकमात्र उद्योग है। चीनी, चीनी का मतलब चाइनीज़ नहीं, चीनी का मतलब यहाँ पर शुगर से है। तो वहाँ की जो एकमात्र बड़ी इंडस्ट्री है वो वहाँ पर काफ़ी सारी शुगर फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पर गन्ना से चीनी बनाने का काम होता है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बनते ही नहीं, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, क्या देखा कि भाई एक तो वहाँ पर हिंदुस्तानी लोगों की, भारतीय लोगों की आबादी खूब सारी है, उसमें रहने वाले लोग काफ़ी हिंदू हैं, और तो और वो हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, फ्रेंच भी जानते हैं। उनका जो लैंग्वेज है, लोकल बोली जो है क्रियोल, वो फ्रेंच से काफ़ी मिलता जुलता है। तो साथ साथ में वो भोजपुरी भी बोलते हैं और उनकी भोजपुरी में काफ़ी सारे फ्रेंच के शब्द भी शामिल हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ गन्ने की खेती खूब होती है, तो काफ़ी सारी शुगर इंडस्ट्री हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग हैं। सारा मॉरिशस एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और वहाँ पर मेन इंडस्ट्री क्या है, शुगर इंडस्ट्री, चीनी बनाने के कारखाने। क्योंकि कहा जाता है कि अगर यहाँ से, इंडिया से भारतीय वंश के लोग उस टापू पर, उस आइलैंड पर नहीं गए होते तो शायद वहाँ पर गन्ने की खेती नहीं होती और चीनी के कारखाने नहीं बढ़ते। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर कितनी प्राणवती और चिरायु है। कल्चर है ना, प्राणवती का मतलब बिल्कुल लाइवली, और चिरायु है ना, जिसकी लंबी जिंदगी हो, लॉन्ग लाइफ। किंतु मॉरिशस जाकर के हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जब हम लोग अपने घर में इंडिया में हैं बैठे हुए तो हमें नहीं लगता, पता नहीं चलता, अंदाज़ा नहीं होता कि इंडियन कल्चर का कितना इम्पोर्टेंस है, ये कितनी पुरानी कल्चर है और कितनी लाइवली कल्चर है। लेकिन जब हम दूसरे देश में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेखक मॉरिशस गए, तो उन्हें लगा कि अरे वाह, हमारी जो कल्चर है ना, वो कितनी पॉपुलर है और उसका कितना इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। मालिकों की तो यही इच्छा थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, है ना। किन मालिकों की, इन मिल मालिकों की, या वहाँ पर रहने वाले
मुझे लगता है एक समय में मॉरिशस पर भी ब्रिटिश लोगों का कब्जा रहा होगा, तो उन्होंने कोशिश की होगी कि वहाँ पर सारे के सारे लोग क्रिश्चियन हो जाएं, ईसाई हो जाएं। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, क्रिस्तान हो जाएं। किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया गया। उन्हें अपना रिलीजन चेंज करने के लिए लालच भी दिया गया होगा, लेकिन इंडियन लोगों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना लिया। तो इसकी कहानी का संबंध भी मुझे लगता है अंग्रेज़ों और भारतीयों के साथ में है। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना लिया था, तो उस समय अंग्रेज़ यहाँ से भारतीय लोगों को लालच दे करके या मजबूरी में गुलाम बना करके यहाँ से वहाँ ले गए होंगे काम करने के लिए। तो ये ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होनी चाहिए। कौन सी सफलता? कि भारतीय लोग वहाँ मजबूरी में गए, उनको एक द्वीप में रहने के लिए भेज दिया गया, लेकिन लाख प्रलोभन के बाद में और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद में भी इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाया, ये हिंदू बने रहे और जिस द्वीप में रहने को भेज दिया उन्होंने उसी को छोटा सा हिंदुस्तान बना लिया। तो इस पिक्चर में आप नीचे आगे देख भी सकते हो कि कई सारे मंदिरों की तस्वीरें हैं, और मंदिरों की तस्वीरें हैं तो काफ़ी संभव है कि उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हों। ये देखो, ये जो मंदिर है ये मॉरिशस में बना हुआ है और इसका स्कल्पचर, इसका आर्किटेक्चर काफ़ी कुछ हिंदुस्तानी मंदिरों के जैसा है। मॉरिशस के प्रत्येक ग्राम में शिवालय होता है। ग्राम आप समझते हो ना, विलेज, और शिवालय का मतलब है शंकर भगवान का मंदिर। तो बड़ी स्पेशल बात है कि उसके हर गांव में एक शिवालय होता है, शिव मंदिर होता है। इसका मतलब वो लोग भी शंकर भगवान की खूब पूजा करते हैं। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में, अगर कोई बड़ा गांव है तो वहाँ हिंदू तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। तो ये कल्चर भी उन्होंने जिंदा रखा हुआ है, रामचरितमानस का पाठ करना और ढोलक और झांझ पर उसका गायन करना। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। तो स्वच्छ का मतलब हो गया वो काफ़ी क्लीन है ना, सुरम्य काफ़ी सुंदर है। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। तो लेखक ने काफ़ी तारीफ़ करी मॉरिशस में जो व्यवस्था है, जो वहाँ पर भारतीय मंदिर वगैरह की स्वच्छता है ना, कि लोगों ने उन्हें काफ़ी क्लीन रखा हुआ, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, गंदगी नहीं है। जबकि भारत के मंदिरों में थोड़ी सी भीड़ दिखती है, थोड़ी अव्यवस्था दिखती है, थोड़ी गंदगी दिखती है। तो जब वहाँ पर रहने वाले लोगों का हृदय भारतीय है, तो भारत के पर्व त्यौहार मॉरिशस में भी काफ़ी प्रचलित हैं। जैसे यहाँ लोग बनाते हैं ना दशहरा, होली, दिवाली, तो वहाँ भी मनाते होंगे। किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। अरे वाह वाह! तो इसका मतलब है वहाँ पर शंकर भगवान के पुजारी ज़्यादा हैं, उनके भक्त ज़्यादा हैं। तो होली या दिवाली वहाँ का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल नहीं है, वहाँ का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है शिवरात्रि। ओके, ये भी एक याद करने की बात हो गई। इसके बेसिस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉपुलर फेस्टिवल का नाम है शिवरात्रि। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है, फेरी। बड़ी दिलचस्प कहानी होगी। और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। वहाँ पर लोग पिकनिक मनाने जा सकते हैं, इतना बढ़िया है। किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, न अपवित्रता का वहाँ पर कोई स्थान है। तो पड़ी तालाब नाम तो है,
पिकनिक प्लेस है तो, लेकिन लोग वहाँ पर नॉनवेज नहीं खाते हैं और बाकी भी किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ का, अपवित्रता का उन्होंने ख्याल रखा हुआ है कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा ना करे जो वहाँ के लोगों की भावना को ठेस पहुँचाए। तो अब पड़ी तालाब के बारे में थोड़ी और बातें हम लोग पढ़ते हैं। शिवरात्रि, अच्छा जैसे अपवित्रता की बात है ना, तो इसका मतलब वहाँ पर अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक, शराब वगैरह, मदिरा का सेवन भी मना होगा। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके, कांवर लिए, जुलूस बांध करके पड़ी तालाब पर आते हैं और पड़ी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ा करके अपने घरों में प्रवेश करते हैं। अरे वाह! तो वहाँ शिवरात्रि पर क्या होता है उस पड़ी तालाब में? क्या लिखा है कि सारे हिंदू सफ़ेद कपड़े पहन करके और कंधों पर कांवर लेकर के आते हैं और जुलूस बना करके गाते बजाते इस तालाब पर आते हैं और उसके बाद पड़ी तालाब का पवित्र जल भर करके अपने अपने गांव के शिव मंदिर, शिवालय को लौट जाते हैं। फिर वो शंकर जी को जल चढ़ाते हैं और फिर वो अपने घर में प्रवेश करते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है ना, सावन में, सावन भादों में लोग बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम, गंगा जी का जल लेकर के लोग बाबा धाम में जल चढ़ाने जाते हैं और ये कब होता है? सावन में होता है। पूरे सावन शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं भारत में। तो ये सारे कृत्य वो बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। गांधी टोपी, हाँ बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। पड़ी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा बच्चों कि आप सब लोगों को कभी अगर मॉरिशस विजिट करने का मौका मिलता है तो क्यों ना उस मौके को आप उस समय भुनाएं जब मार्च महीने में शिवरात्रि का समय होता है। तो वहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल, वहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो भी आप देख पाओगे। तो अब आखिर में यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपना नाम लिखा है, तो ये उनके ट्रैवलम का लास्ट सेक्शन है, उनकी यात्रा संस्मरण का आखिरी हिस्सा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उनका यात्रा संस्मरण पढ़ करके काफ़ी खुशी हुई होगी। अब हम लोग जल्दी से ज़रा सा अपने लेखक महोदय का परिचय देख लेते हैं, है ना। तो ये तो हमारे राष्ट्र कवि हैं ही, आगे की बातें क्या हैं। तो आपने जो रोचक इंटरेस्टिंग यात्रा वृत्तांत ट्रैवेलॉग पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति, है ना। तो दिनकर जी ने अक्सर अपने देश का गुणगान किया है, यहाँ की संस्कृति का बखान किया है। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक मिलता है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरव गान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए काफ़ी सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, किताबें हैं, जिसका नाम है मिर्च का मज़ा, पढ़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह। आप देख रहे हो ना कि बच्चों के लिए उन्होंने जो किताबें लिखी हैं इन सब के टाइटल बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। मिर्च का मज़ा, पढ़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह। तो मौका निकाल करके मैं ये किताब ढूंढूंगा और आप सबके लिए इसके चैप्टर्स भी पढ़ करके सुनाऊंगा। तो आखिर में मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप इसे ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। मैंने ये ट्रैवलॉग आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इस चैनल पर आपको आपके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, है ना, समरी मिला करेगी, सॉल्यूशंस भी मिला करेंगे। इसके साथ में भी कई महान पुरुषों की जीवनी को भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मेरा चैनल विजिट करिए, है ना, इसे अपने क्लासमेट्स में शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना।
मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।